ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सार्थक ओम, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जो मिस हुआ था हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि आपने पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो आई एम सिया श्वेता रोडगे और मेरा थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है इन द लॉ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट। जैसे आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, मेरा लॉ स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं अज्यूम करती हूँ, और आप भी थोड़ा बहुत जान जाओगे जैसे जैसे समझ जाएगा। सो आई एम टेकिंग योर अदर लॉ, ओके। जब हम बात करते हैं लॉ की, एलएलपी एक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब एलएलपी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो सीए फाउंडेशन में भी एलएलपी एक्ट था, बट इट इज ओनली फॉर कि भाई एलएलपी एक्ट कब। हम यहाँ पे एलएलपी एक्ट में क्या क्या होता है, जैसे सेक्शन यहाँ पे हम पढ़ने वाले। आपने एलएलपी एक्ट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर क्या है, एलएलपी एक्ट क्यों आया है। सो हम बात करते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बिजनेस। बिजनेस करने के लिए अपने पास नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट कौन से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर आर सम मेरिट्स आल्सो एंड आल्सो देयर आर सम डिमेरिट्स। उसके बाद हम जंप गए दैट इज इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारे पास कुछ मेरिट्स थे एंड कुछ डिमेरिट्स थे। तो इसलिए फिर एक और कंसेप्ट आया दैट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डिमेरिट्स थे इन द पार्टनरशिप वो कवर अप हुए, बट कुछ और मेरिट्स और डिमेरिट्स लॉन्च हुए। तो ये सारे कोप अप करने के लिए वी हैव वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो 2008 में आया, और उससे हम प्यार से बोलते हैं दैट इज द एलएलपी एक्ट 2008। 2021 में जैसे जैसे प्रैक्टिस हुई 2008 के बाद, देयर आर सम क्या बोलते हैं चेंजेस लेके आए। तो कुछ चेंजेस उन्होंने लाए, तो वो एलएलपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 के नाम से जाना जाता है। उसमें ऐसे कुछ कंसेप्ट आए जो पहले एलएलपी एक्ट 2008 में नहीं थे, जो आपको सीए फाउंडेशन में भी आपने इतना नहीं पढ़े। सो मोटा मोटी आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पे 81 सेक्शन पढ़ना है, जिसमें आप ऐसा जानोगे आगे चल के कि 81 नंबर का जो सेक्शन है वो ओमिट किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 शेड्यूल पढ़ना है। वो 4 शेड्यूल किस बारे में बात करते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बावजूद आपको यहाँ पे और क्या पढ़ना है कि सेक्शन में क्या क्या दिया है, आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हो, इनकॉर्पोरेट करने के बाद आप उसको चलाओगे कैसे। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में आपने देखा होगा कि अगर एक पार्टनर आता है तो किसी प्रोसीजर है आने की, अगर कोई पार्टनर जाता है तो कैसी प्रोसीजर है जाने की। वैसे ही आपको एलएलपी में देखना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज हम एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके जब हम बात करते हैं कि एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसको हम कहीं ना कहीं पे कंपनी के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे हम कंपनी को स्टडी करते हैं एक सेपरेट पर्सन को, वैसे ही एलएलपी को भी हम सेपरेट पर्सन ट्रीट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि अगर कंपनी पॉइंट ऑफ कंपनी है अपनी, तो कंपनी में सिर्फ इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेटिव डायरेक्टर हो सकती है, इंडिविजुअली डायरेक्टर हो सकता है। बट मुझे बताओ ओनर, क्या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है एंड द बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। सेम हियर, क्या आपको पता है कंपनी में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आ रहा डिफरेंट। अब मुझे बताओ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी में दो टाइप होता है, एक कहता है मैनेजमेंट और एक होती है ओनरशिप। मैनेजमेंट किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर के पास। सिंपल सी बात है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमको मैंडेटरीली किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यस और नो। बट शेयर होल्डर में हम बोलते हैं इंडिविजुअल तो होना चाहिए, बट इंडिविजुअल होने के साथ साथ इट कैन बी अ नेचुरल पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ आर्टिफिशियल पर्सन also, because we can see there are many companies who are the body corporate who hold the share in the company, and who hold the share are the shareholder and the owners of the company. अब हमारी बात करते हैं एलएलपी में। एलएलपी को हम बोलते हैं दैट इज व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोलती हूँ, तो जैसे हमने कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट किया था, यहाँ पे हम मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर वेस्टेड विद द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, यस और नो। वहां पे हमने और एक टर्म सीखा था दैट इज अ डीपी। यहाँ पे क्या सीखा था, डीपी। डीपी मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, यस और नो। अब जहाँ पे हम बात करते हैं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट, यहाँ पे होता है
एक पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास, तो क्या मैं यहाँ पे ओनली नेचुरल पर्सन को ही मैंने परवानगी दी है क्या कि डीपी बनने की? नहीं, बट आपको नेचुरल पर्सन के साथ साथ आप आर्टिफिशियल पर्सन को भी यहाँ पे क्या बना सकते हो, पार्टनर बना सकते हो। मतलब वो ओनरशिप में भी रहेगा और वो मैनेजमेंट में भी रहेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? यहाँ पे हम मैनेजमेंट को और ओनरशिप को सेपरेट नहीं करते हैं। ओके, कम टू द नोट, जो आपको पेरी पेरी नोट दिख रही है विद टू मेनी ऑफ कलर हाइलाइट्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट इज एलएलपी। एलएलपी में हम सबसे फर्स्ट बात पढ़ने वाले दैट इज अ व्हाट, इंट्रोडक्शन, जो आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज ऑफ गाइस दो यू कैन अज्यूम मी योर सीनियर फ्रेंड बिकॉज आई डिड माई प्रैक्टिस ऑल्सो इन द कॉर्पोरेट। जब मैंने बात की है, जब मैंने प्रैक्टिस किया है, जितनी मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की है उससे ज्यादा मैंने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया है। जब मैं बात करती हूँ स्कोप, यू आर गोइंग टू बी अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हियर अगर आप ये चैप्टर अगर सीरियसली होके पढ़ते कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इन दिस चैप्टर इन रियल लाइफ, यू कैन बी, क्योंकि आप अगर इनकॉर्पोरेट करने जाते हो तो आप क्या करोगे, आपके सीनियर से पूछोगे यू नो भाई लेना आर्टिकल। बट जब आप एक टाइम के बाद सीनियर हो जाते हो देन यू कांट आस्क टू योर सबऑर्डिनेट एंड योर सीनियर, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी नाक ऊपर हो जाती है। यस और नो? तो यहाँ पे आपको यू हैव टू नो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, हाउ टू रीड द लॉ, कि जितना आपको अभी पढ़ना नहीं होता ना उतना सीए बनने के बाद आपको पढ़ना होता है लॉ को। तो जब सीए भी बन जाते हो तो कंपनी से ज्यादा अभी एलएलपी पे लोग फोकस कर रहे हैं। व्हाई सो? बिकॉज हमने देखा है देयर आर मेनी मेरिट्स ओवर इन कंपेयर टू द कंपनी। दैट्स व्हाई अगर कोई आता भी है हमारे पास जिसको स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, वी कंसल्ट देम टू स्टार्ट विद द एलएलपी। ओके, आपको इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू कि कुछ फॉर्म भी बता सकती हूँ कि एक्चुअली ये फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। कि हम बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, फिर मैम ये बॉडी कॉर्पोरेट कैसे बन सकता है? सो देयर इज अ वन फॉर्म वेयर द ऑप्शन इज सिलेक्टेड, या बॉडी कॉर्पोरेट ये कितने शेयर होल्ड करता है, तो यू हैव जस्ट टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन। बट एक्चुअली जब हम थेरोटिकली पढ़ते हैं वी कैन नॉट प्रैक्टिकली अज्यूम कि भाई एक्चुअली ये कैसी चीजें होगी। सो वन काइंड ऑफ दैट वी कैन सी दिस कि फॉर्म एक्चुअली कैसे बनती है। देन आपको बात करना है दैट इज पार्टनरशिप एंड देयर रिलेशनशिप। भाई देखो, अगर आप किसी पार्टनरशिप में आके कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, कर रहे हो, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप कैसे आपका रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज हेल्दी रिलेशन इंश्योर कि सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस। देन विद दैट अगर आपको पता होगा, आपने कंपनी में पढ़ा होगा दैट इज अ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मतलब आपको एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है, MGT 7, MGT 7A, और कौन सा फॉर्म था वो नहीं पता, AOC 4। एनुअल फाइलिंग होती है दो फॉर्म में, एक तो AOC 4 एंड MGT 7, एंड इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी दैट इज MGT 7A। यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है फॉर्म 11 एंड फॉर्म 9 की तरह, जो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर कोई कंपनी मरती है दैट इज अ वाइंडिंग अप, डिसॉल्व होती है, तो उसकी प्रोसीजर कैसी है, क्योंकि एलएलपी जो है वो लॉ ने उसको जन्म दिया है। अब उसको हम वैसे मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। अब उसको मारना भी, अपने को खत्म भी करना है, तो हम कैसे खत्म करेंगे उसको? प्रॉपर लॉ की प्रोसीजर से खत्म करने वाले हैं। अगर अपने को उसके बाद हमने को ये भी देखना है कि अलग अलग फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी से किस काइंड में डिफरेंस है। हमने एक देखा पॉइंट क्या कि मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट है, यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेपरेट नहीं है। मीनिंग एंड कंसेप्ट देखेंगे अपन किसका, पार्टनरशिप का, एडवांटेजेस क्या क्या है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। उसके बावजूद हमको 4 शेड्यूल देखने हैं, देन आपको 81 सेक्शन देखना है जिसका 81वां ओमिट हो चुका है, एंड रूल्स आपको अप्लीकेबल नहीं है, जो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सो start with the introduction. The Ministry of Law and Justice 9 January 2009 notify LLP Act 2008। पहले एक्ट बना, उसके बाद 9 जनवरी को क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। कहाँ पे नोटिफाई हुआ, किसने नोटिफाई किया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। द पार्लियामेंट पास द एलएलपी बिल। बिल कब पास हुआ? ओके, बिल पास होने के बाद जब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट। पहले क्या होता है? बिल। बिल को जब प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है, असेंट मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। और ये किस पे अप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट हैज बीन इनएक्टेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर व्हाट? फॉर्मेशन एंड द
रेगुलेशन आपको कंपनी बनानी भी है, कैसे बनाओगे वो भी बताएगा, बट एक बार कंपनी बनाने के बाद आपको पीछा भी छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आप उसको रेगुलेट कैसे करोगे इसके बारे में भी यहाँ पे बात होने वाली है। और उससे जितने भी कनेक्टेड मैटर है, जैसे पार्टनर कैसे आएगा, पार्टनर कैसे जाएगा, कंपनी बंद कैसे होगी, अगर कुछ पार्टनर पागल हो गया तो हम उसको कैसे डील करेंगे, दो पार्टनर मैंडेटरी है, बट अगर एक पार्टनर चला गया, एक ही पार्टनर है, तो आप कैसे डील करोगे, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे बात करनी है। उसके बाद द एलएलपी एक्ट 2008 हैज कितने सेक्शन है बच्चा? 81 सेक्शन, जिसमें से सेक्शन 81 अभी क्या हो गया? ओमिट हो गया, मतलब गायब हो गया। कब से? 1 अप्रैल 2022 से, मतलब अप्रैल फुल बनाया है। कितने शेड्यूल है? 4 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल में पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? भाई देखो, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज of partner and the LLP and the partner where there is a absence of formal agreement। मतलब हमने बात की थी कि LLP में या पार्टनरशिप में there is a agreement which decide our right and the duties between the partners and the partnership। Here the same, क्योंकि LLP बनती है with the agreement, also it get registered with the MCA। At the time when we talk about the agreement होना जरूरी है, 30 दिन के अंदर अपने को agreement बना के अपलोड करना होता है। अगर गलती से आप आलसी हो और आपने अग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो आप बोलोगे कि अब मेरे पास कोई भी ड्यूटीज वर्टीज नहीं फॉलो करनी है, तो बोलेगा नहीं नहीं बेटा, तूने ऐसा किया है ना, ऐसी गलतीफहमी है। अगर तू गलती से एग्रीमेंट नहीं बनाता है 30 दिन के अंदर, और 30 दिन के लिए उसके बाद भी अग्रीमेंट नहीं है, तो तू तेरी लाइबिलिटी से, तेरी ड्यूटी से बच नहीं सकता। यू हैव टू फॉलो शेड्यूल 1, जहां पे लिखा होता है आपकी ड्यूटी एंड आपके राइट के आंसर कैंसर है बिटवीन द partners and the LLP, yes or no? Okay. The second schedule deals with the conversion of the firm into LLP। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को आप कैसे कन्वर्ट करते हो इनटू LLP, उसके बारे में भी बात की गई है। थर्ड शेड्यूल बात करते हैं कि आपको क्या प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो उसके लिए प्रोसीजर कौन से फॉलो करोगे? जो शेड्यूल 3 में दी वाली। शेड्यूल 4 टॉक अबाउट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड। यहाँ पे प्रॉपरली लिस्टेड बोला नहीं है। देन देयर वाज वन क्वेश्चन, एक लड़के ने पूछा था, मैम क्या लिस्टेड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है LLP में? तो नहीं हो सकती। देन हम एज अ प्रोफेशनल बैठते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? उनको गाइड करते हैं, नहीं बोलते नहीं है। हम क्या बोलेंगे? भाई पहले लिस्टेड को क्या कर तू? अनलिस्टेड। उसको क्या कर फिर तू? LLP। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल यू can't say no to your client, yes or no? So there are how many schedule over here? 4 schedule। Okay, LLP Act 2008 में कितने सेक्शन है? 81 सेक्शन ओवर देयर। 81 सेक्शन में 81 नंबर का जो सेक्शन है वो क्या हो गया है? ओमिट हो गया है। उसमें कितने शेड्यूल है? 4 शेड्यूल। ओ ओ ओ, ज्यादा ही हो गया है। हाँ, वो सेक्शन हटा दिया। ओमिट मतलब हटा देना। पढ़ते नहीं दिया है तो एक्ट से पढ़ लेंगे। आपको पता है कैसे पढ़ते हैं सेक्शन? एमसी के वेबसाइट पे बताती हूँ। पहला शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 1 talk about rights and duties partners between and partner and LLP। Schedule 2 conversion firm into LLP। Schedule 3 talk about conversion private company into LLP। And Schedule 4 talk about, yes, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन भी शेयर नहीं है। मतलब ये हो रहा है ब्लर अपना सार्थक बोल
ओके, कन्वर्जन, ये चल जाए, अब इसको क्या हुआ? What the hell? क्या हुआ इसको? चल तो रहा है ये, फाइलें भी खत्म नहीं हुई। ओके, लास्ट लिखो शेड्यूल फॉर कन्वर्जन। ओ, लैपटॉप हैंग हुआ। लैपटॉप हैंग हुआ। हाँ, और वाईफाई चला बट ये नोट, उसका अपडेट वर्जन आया है ना? यस, कन्वर्जन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी into what? LLP. Okay, these are the course schedule which is applicable to you. अब इसका proper procedure आपको है नहीं, that's why you can breathe. ऑनलाइन वाले गाइस आपको क्लियर, आपको थोड़ा सा है ना बेटर वॉइस और स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो, नहीं तो क्या मेरा ध्यान नहीं हो जाता है। थैंक यू। देन अभी कुछ ज्ञान वाली बातें हैं। The Ministry of Corporate Affairs and the Register of the Companies are entrusted with the task administrating the LLP Act. उन्होंने किसको दिया है? MCA एंड द ROC। अभी देखो, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर अपने को कंपनी रजिस्टर करने जाना है तो कहाँ जाओगे आप? MCA के वेबसाइट से जाओगे, ROC को कनेक्ट करोगे, ROC आपको चूज करना पड़ता है। सेम एप्लीकेबल टू द LLP। अगर LLP इनकॉर्पोरेट करना जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? MCA के वेबसाइट पे, और आपको ROC चूज करना होता है। अब मतलब उन्होंने क्या बोला है कि LLP एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट हमने किसके ऊपर बताया है? MCA के ऊपर बताया एंड द ROC के ऊपर बताया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू फ्रेम व्हाट रूल्स रिगार्ड विद द LLP एक्ट 2008। किसके पास अथॉरिटी है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि रूल बना, LLP एक्ट के तहत जो भी रूल बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उसको बनाना है या उसको कुछ चेंज करना है तो वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, किसमें? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? राजपत्र होता है, उसमें वो बता देता है टाइम टू टाइम। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू द LLP। क्यों? क्योंकि LLP का अपना खुद का स्पेशल एक्ट है, तो LLP के एक्ट के प्रोविजन क्या उसके ऊपर अप्लीकेबल हो गए? नहीं, बिकॉज LLP एक्ट इज अ डिफरेंट एक्ट। LLP एक्ट इज अ डिफरेंट एक्ट। तो ये तो हमको पता ही है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। देन नोट कुछ डी वाली है। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड थ्रू द लिमिटेड लाइबिलिटी अमेंडमेंट 2021। कब अमेंड हुआ ये? 13 अगस्त ऑफ द 2021। ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं ज्ञान की बात है, आपको याद नहीं रखना है। आपको याद इतना ही रखना है कि यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था जो होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल है। ये बात करता है फॉर्मेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द LLP। LLP को आप कैसे माना, और उससे कनेक्टेड सारे मैटर के 81 सेक्शन थे। 81 नंबर का सेक्शन ओमिट हो चुका है। प्रॉपर 4 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल में 4 शेड्यूल बात किसके बारे में कहते हैं? पहला शेड्यूल बात करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर एंड द LLP। सेकेंड बात करता है फर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू LLP। थर्ड बात करता है प्राइवेट टू LLP एंड फोर्थ बात करता है अनलिस्टेड टू LLP। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमने कि जो इन्होंने है ट्रस्ट बताया है किसके ऊपर? MCA एंड ROC। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर इनके हाथों में दे दिया गया है। अगर कुछ LLP एक्ट में चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स लाना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। कहाँ पे नोटिफिकेशन देगी? कहाँ देगी बच्चा?
ऑफिशियल गैजेट में देगी। और हमने ये भी बात बता की है यहाँ पे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट अप्लीकेबल टू द एलएलपी। ओके, उसमें नोट उन्होंने ये दिया है जो एलएलपी एक्ट 2008 था उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और वो चेंजेस को हमने नाम दिया है दैट इज एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और वो डेट कब से आया है 13 अगस्त 2020। मैम क्या ये डेट याद रखनी है? बिल्कुल नहीं। नीड ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी। अब जरूरत क्या थी? ये जरूरत भी आपने कहाँ पे पढ़ी थी? फाउंडेशन में पढ़ी थी। तो क्या हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे? थोड़ा और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। यस। प्रोवाइड बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन suitable into drive investment नीड। अब नीड में उन्होंने बात क्या की है, एक ये अल्टरनेटिव है किसका? जो ट्रेडिशनल अपनी पार्टनरशिप है उसका एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसको प्रॉपरली खत्म नहीं किया है। पार्टनरशिप तो अभी भी लोग पार्टनरशिप बनाते हैं बट उन्होंने पार्टनरशिप का ही एक अल्टरनेटिव दिया है जिससे आप में जो डीमेरिट थे पार्टनरशिप में, कौन सा डीमेरिट था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर गलती से आप आपकी लाइबिलिटी पूरी नहीं कर पाते हो तो वो आके आपका घर बार गाड़ी अंगूठी गहने सारी चीजें लेके चले जाएगी। वो डीमेरिट यहाँ पे कवर अप हो गया है। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट दैट इज अ एलएलपी। इसमें क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। देयर वन क्वेश्चन आई विल आस्क कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की है कि एलएलपी की है? पार्टनर्स की। एलएलपी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके, तो इसका मतलब क्या? अगर कुछ होता है तो पार्टनर सेफ रहेंगे पर एलएलपी के पास, एलएलपी के नाम पे जितना भी है उतना आप एलएलपी से निचोड़ सकते हो। यस और नो? देन उसमें प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी बट अलाउ व्हाट?
members to the flexibility of the organization. क्यों? क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट किसी और के पास था और ओनरशिप किसी और के पास थी, जो कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी तो है ही है, उसके साथ हमारे पास मेंबर के पास एक और बेनिफिट है कि हम हमारा बिजनेस हमारे हिसाब से चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कल अगर मेरे को कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मैं ओनर हूँ और मेरे को बहुत बड़ा बहुत अच्छा आइडिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आइडिया है क्या, आलू से सोना बनाओ, राइट? तो अगर मैं ये करूँ तो मुझे मैं खुद से जाके ये कर नहीं सकती, आई हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दे विल मैनेज दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल मैनेज दिस टास्क। मेरा आइडिया वो सुनेंगे, बट उसको हाँ बोलना है ना बोलना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर। दो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी बट स्टिल आई डोंट हैव द राइट टू मैनेज माई ओन कंपनी, दो आई एम द ओनर। सो ये जो स्कोप था, लिमिटेशंस का स्कोप था, ये यहाँ पे कवर हुआ है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका पैसा, आपकी मर्जी, आपका आइडिया, आलू से सोना बना। Yes or no? So these are the, by providing limited liability, they also give you the flexibility of doing your business and manage your business by your own. और उसके बाद आपका इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप खुद से मैनेज कर सकते हो, जैसे भी आपका अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट के हिसाब से आप कैसे मैनेज करते हो, इट्स ऑन यू। अग्रीमेंट के ऊपर कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी कि आपके अग्रीमेंट में ये क्लॉज चाहिए वो क्लॉज चाहिए, देयर इज नथिंग स्पेसिफाई। आपका मर्जी, आपका अग्रीमेंट, आप कुछ भी डिसाइड करो, इट इज नॉट कि गवर्नमेंट एमसीए आरओसी आके उस पर ना खुद से, ये सर नो। बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर अ प्रॉपर एमओयू एमओए एओए, जिसके अंदर छत्र छाया के अंदर यू हैव टू वर्क। देन ये एक सुटेबल व्हीकल है किसके लिए, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। एंड जो वेंचर कैपिटल होते हैं, ये वेंचर कैपिटल एक्चुअली एक टाइप का फंड होते हैं, जो फंड छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एंड टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। तो ये वेंचर कैपिटल के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सही होता है, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स का कम रिस्क होता है एंड अगर कुछ होता है तो एलएलपी से दे कैन रिकवर इजीली। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है और वेंचर कैपिटल जो का उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है टू इन्वेस्ट इन द स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको भी सुटेबल फॉर्म होता है। सो वी हैव लर्न 3 नीड जिसकी वजह से आया है ये एलएलपी एक्ट 2008। पहली नीड थी क्या, कि जो पार्टनरशिप ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, उसको हमने कोप अप कर लिया है और इसमें अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है। सेकेंड है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड तो करता ही करता है, उसके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डूइंग द एंड मैनेज देयर बिजनेस। एंड थर्ड, इट इज अ सुटेबल व्हीकल फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड इन्वेस्टमेंट बाय व्हाट, venture capital. Yes or no? Okay. Then next concept, मैम जो बच्चे का यूनिवर्स करते रहते हैं हाँ आप समझते हैं हाँ ऑब्वियसली इट्स ऑन क्लॉथ्स कि आप कैसे पार्टनर बनते हो।
ओके, देखो बात की गई है एलएलपी की। एलएलपी का मीनिंग क्या है? एलएलपी का मीनिंग हमने स्टार्टिंग से देखा है कि एलएलपी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमने सारे ऑर्गेनाइजेशन के मिरिट्स को उठाया है। जैसे कोई इंसान कंपनी क्यों फॉर्म ना करे, कंपनी में भी देयर इज अ वन कंसेप्ट दैट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट व्हाई वन कैन चूज अ कंपनी, सॉरी एलएलपी। तो हम एक फैक्टर इसमें बात करते हैं कि हम इसके लिए भी एलएलपी चूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू रन अवर बिजनेस एट माय ओन, जाके जो कि हमको कंपनी में नहीं मिलती है। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि भाई कंपनी में अगर आपको पता हो, एक बार अगर कंपनी फॉर्म हो गई तो नंबर ऑफ कंप्लायंसेस हिट होते हैं। मैम कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है? कंप्लायंस मतलब जो जो आपको कंप्लाई करना पड़ता है, जो जो रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है। सी, अगर आपको पता हो कंपनी फॉर्म हुआ तो आपको 30 ADT 1 फाइल करो, INC 20 फाइल करो, ये तो शुरुआत के फॉर्म हो गए। ऑडिटर अपॉइंट करो, तो आपको मिनट्स प्रिपेयर करना है, आपको मिनट्स मीटिंग्स लेना है। एवरी क्वार्टर देयर इज अ वन मीटिंग, एवरी ईयर देयर आर 4 बोर्ड मीटिंग, साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग लो। एनुअल जनरल मीटिंग लेने के बाद MGT 14 फाइल करो, लोन लिया फॉर्म फाइल करो, चार्ज पेड किया फॉर्म फाइल करो, डायरेक्टर आया फॉर्म फाइल करो, ऑडिटर चेंज हुआ फॉर्म फाइल करो। So every kind of thing you have to file a form, and this form we call the compliances. तो अगर ये compliance होते हैं तो फॉर्म आपको विदाउट एनी फी फाइल करना पड़ता है क्या? नहीं, देर आर अ फी। अगर आपको पता हो MGT 14 1200 रुपए, 600 रुपए, 1200 रुपए, दीज आर द फी आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अगर आपको ड्यू डेट के पहले आप फॉर्म फाइल नहीं करते हो, ड्यू डेट चली जाती हो, तो आपको डायरेक्टली डबल फॉर्म की फी फाइल करना पड़ेगी। आप जब भी इंटर्नशिप पे जाते हो यू विल टैकल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर एक बार डेट चली गई तो यू हैव टू पे ट्वाइस द फी। तो इसके लिए इसके बेनिफिट क्या है? आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती ही मिलती है, उसके साथ साथ कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो भी कम होती है, क्योंकि अगर आप अच्छा तुलना कर सकते हो तो कंपनी में देर आर नंबर ऑफ कंप्लायंसेस, बट यहाँ पे ओनली 2-3 फॉर्म्स आर द इनफ और आपकी एलएलपी सर्वाइवल हो जाती है और आपका आपका बिजनेस आपके हिसाब से जैसे हो जैसे चला सकते हो। दैट इज यू गेट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रनिंग योर बिजनेस एट योर ओन कॉस्ट। दो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट द एलएलपी इज अ लाइबल ऑफ द फुल एक्सटेंट ऑफ द एसेट। जितनी उसकी एसेट है उसको सबको आप उठा के नीलाम कर सकते हो अगर आपकी लाइबिलिटी में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो। बट मेंबर कितने तक के लायबल रहेंगे? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड द कंपनी, उतना ही आप उसका कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। तो उनके जेब से कंट्रीब्यूशन जाएगा क्या? नहीं, पहले ही कंट्रीब्यूशन वो दे देते हैं और वही कंट्रीब्यूशन यूज करके हम क्या करते हैं? असेट परचेस करते हैं और वो असेट एलएलपी की मानी जाती है।
तो जब सेल करने की बारी आती है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी वो एलएलपी के एसेट में इंक्लूड होता है। तो पार्टनर कितने तक लायबल होगा, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स एलएलपी उतने के लिए वो लायबल होगा। उसके बावजूद अगर आप चाहते हो कि पार्टनर अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च करे तो वो आप नहीं करवा सकते उसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बट एट द एंड एलएलपी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कब तक अनलिमिटेड होती है, जब तक उसकी एसेट है तब तक अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे दो एलिमेंट है एलएलपी में, एक तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है और एक पार्टनरशिप फॉर्म भी है। क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो किसी सेपरेट लीगल एंटिटी है विथ लिमिटेड लायबिलिटी है, और पार्टनरशिप फॉर्म क्यों है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स आप कैन बी टाई अप इन अ वन रूम। उसके साथ साथ यू गेट अ टाई विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट, बिकॉज हमने डायरेक्टर में या शेयर होल्डर में देयर इज नथिंग काइंड ऑफ अग्रीमेंट हमने देखा है। देयर इज अ शेयर होल्डर अग्रीमेंट होता है बट दिस इज नॉट अ मैंडेटरी, और जिसके अंदर आपको काम नहीं करना होता है, बट हियर एलएलपी एग्रीमेंट अपलोड करना इज अ मैंडेटरी। And last, it is also called what hybrid between company and the partnership. This is the important point of view of the objective. ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या वर्ड है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो लोगों से मिलके एक टर्म बनना। यहाँ पे कंपनी का कुछ गुणधर्म है एंड पार्टनरशिप के कुछ गुणधर्म है, जिसके वजह से एक और एंटिटी हमने लाई है सामने विच इज नोन एज एलएलपी। यस और नो? गो टू द बुक। इट्स ओके, अगर आपका लिखना भी नहीं होगा आई विल गिव यू द टाइम एट द एंड लिखने के लिए। सो देखो यहाँ पे नीड के लिए क्या बात की है, लॉ मेकर जो आए थे, लॉ मेकर को कुछ जरूरतें महसूस हुई कि फ्यूचर में ऐसी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए अपने को जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसके साथ टाई अप कर सके, जिसकी वजह से उनको लगा कि हमको एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाना है, न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म लाना है जो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके। किसके लिए? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के लिए, जिसमें एक चीज थी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे था दैट इज स्टैचू बेस। मतलब स्टैचू मतलब क्या, लॉ। Thus, the LLP Act form of a business organization is an alternative corporate business vehicle. Alternate provide करता है वो, okay? इट प्रोवाइड द बेनिफिट, किसका प्रोवाइड बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लिमिटेड लायबिलिटी, बट उसके साथ मेंबर को अलाउ करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड म्यूचुअली अराइव द अग्रीमेंट। एलएलपी फॉर्म एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल enterprises providing what services of any kind, governance structure of a limited liability on other hand in, sorry ये इसका पार्ट है राइट, एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, provide what alternative traditional partnership with a unlimited personal liability on one hand and a statute based governance structure। statute मतलब क्या होता है, एक्ट। भाई देखो स्टैचू ये जो वर्ड है ना वो अपने इधर का नहीं है, इट इज अ फॉरेन वर्ड जो यहाँ पे हम ऐसे ही शान मारने के लिए यूज करते हैं, विच इज अ बेस्ट गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब टू कंप्लाई विद द लॉ। Structure, limited liability company on other hand, the order to enable professional expertise and the entrepreneur initiative to combine and operate in a flexible, innovative and efficient manner. The LLP Act 2008 were enacted। मतलब क्या बोला है उन्होंने कि एक अल्टरनेटिव दिया गया है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के साथ, उसके साथ एक न्यू स्टैच्यूट जिसको एक्ट बोलते हैं वो आया है गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए, जिसमें हमने एक साथ पे लिमिटेड लाइबिलिटी तो दिया ही दिया है बट उसके साथ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और एंटरप्रेन्योर्स को इनिशिएटिव ले। क्यों इनिशिएटिव ले? क्योंकि जहां पे लोग डरते थे बिजनेस करने से क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अब लोग इनिशिएटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी आ चुकी है। इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक नया इनोवेटिव लिया जो एलएलपी एक्ट 2008 के तहत माना गया है। उसके साथ सेकंड आता है that thus the LLP form of business organization is an alternative corporate business vehicle. It provide a benefit, किसका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसके साथ साथ मेंबर को क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। किसके लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका बिजनेस, कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर को, और कैसे आप कर सकते हो उसको ऑर्गेनाइज, म्यूचुअली डिसाइड अग्रीमेंट के साथ साथ। ये कौन कौन करता है, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, एंटरप्राइज करते हैं, जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंगेज इन अ व्हाट, साइंटिफिक एंड द टेक्निकल डिसिप्लिन, फॉर्म अ कमर्शियली इफिशिएंट व्हीकल suited to their requirement।
Owing the flexibility in its structure and operation, the LLP suitable vehicle for a smaller. उन्होंने क्या बात की है, इतना भारी भरकम पढ़ने की, एक लाइन में पढ़ने की आप जरूरत नहीं है, आपको यही याद रखना है जो मैंने आपको लिख के दिया है। उन्होंने बात की है कि ये आपको अल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल प्रोवाइड करता है। एक हाथ पे आपको मिलता है बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी का, दूसरे हाथ पे मिलता है आपको बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर डूइंग बिजनेस का। ये कौन कौन प्रिफर करते हैं? ये प्रोफेशनल प्रिफर करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करते हैं, स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करते हैं जो अपने आप को कैसे साइंटिफिकली और टेक्निकली एंगेज रखते हैं टू फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ बेसिक थिंग जो आपको पता होगा। कमर्शियली कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दो तीन लोग मिलके कोई काम करें साइंटिफिकली और टेक्निकली, उसको क्या बोलते हैं? यस। सो दिस इज अ सुटेबल, किसके लिए सुटेबल है? फॉर अ स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आप उसको तोड़ तोड़ के ऐसे नीड में ऐसे भी लिखा तो वेल एंड गुड, ठीक है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग एंड कंसेप्ट देखो, LLP is a new form of legal business entity with what limited, भाई मैंने स्टाइलिश कर रखा है। New form of legal business entity with what limited liability. It is what alternative corporate business vehicle जो हमने पढ़ा था, that not only give the benefit of a limited liability at low but उसके साथ क्या देता है? Plus low compliance cost, plus allow its member what a flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. The LLP is a separate legal entity while the LLP itself will be liable for a full extent of the asset and the liability of the partner will be limited to the extent of their capital contribution. क्या यही हमने लिखा है? Okay. Next, LLP सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट ये क्या है? अल्टरनेटिव बिजनेस फॉर्म है। क्या ये रिप्लेस करता है क्या किसी को? नहीं, ये अल्टरनेटिव फॉर्म प्रोवाइड करता है। उसको बेनिफिट, किसका बेनिफिट देते हैं? ये लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट देते हैं। किसको? कंपनी का। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्टनरशिप। सिंस एलएलपी कंटेन एलिमेंट, दो एलिमेंट कंटेन होते हैं, कौन सा? कि आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे भी करो और पार्टनरशिप फर्म के भी बेनिफिट देते हैं। तो यही हमने लिखा है। हाइब्रिड है कि नहीं है? कंपनी और द पार्टनरशिप का मिला के एक फॉर्म बना है, उसको क्या बोलते हैं? एलएलपी। क्या ये सारी बातें हमारी कवर हो चुकी है? यस। और उसके बाद देयर इज अ प्रॉपर चार्ट हमने यहाँ पे दिखा है। एलएलपी को कैसे मानते हैं? एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, पार्टनर्स को अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इटसेल्फ विल बी लायबल, एलएलपी खुद लायबल होगी, जितनी उसकी एसेट है उतनी ही। देन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड रहेगी, कब कितने तक लिमिटेड रहेगी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड रहेगी। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन की। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। यहाँ पे हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, मीनिंग कंसेप्ट देखा है, और एक जरूरत क्या थी एलएलपी को लाने की उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब हमको नंबर ऑफ डेफिनेशन देखना है। आई थिंक ये सारे डेफिनेशन आपको फाउंडेशन में भी थे, बट यू हैव टू गो थ्रू। व्हाई सो? अभी दिक्कत क्या आती है, वहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता होगा डेफिनेशन लिखो। अब यहाँ पे आपको आएगा केस स्टडी, और केस स्टडी को कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी अपने को बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्टोरी देंगे, यू हैव टू एनालाइज कि क्या होगा, क्या यहाँ पे इसको हम पार्टनर के रूप में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। यू कैन सी देयर आर मेनी काइंड ऑफ डेफिनेशन ओवर हियर, some are very chindi definition but some are the definition who have some potential over in this level। तो आप हम उसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, एड्रेस का डेफिनेशन क्या ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपका एड्रेस चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी? भाई तेरा घर का एड्रेस बता जहाँ पे तू रहता है, और अगर तू वहां पे नहीं रहता तो यहाँ पे किस जगह रहता है वो एड्रेस माना जाएगा। कंपनी के केस में हम वो एड्रेस मानते हैं जिस नाम से आप रजिस्टर होते हैं इनकॉर्पोरेशन में, जो भी आपका पैन वगैरह आता है, जिस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है आपका, मास्टर डेटा पे जो भी एड्रेस आता है वो हम एड्रेस काउंट डाउन करते हैं। अब जब एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से कंपेयर करते हैं, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एमसीए पे ही अथॉरिटी दी है, आरओसी के पास ही अथॉरिटी दी गई है, तो हम यही बोलते हैं कि जो एमसीए के पास रजिस्टर एड्रेस होगा वही आपका रजिस्टर एड्रेस माना जाएगा। तो ये बात करता है, कोई भी डेफिनेशन बात होती है अगर कभी आया नहीं, सेक्शन 2 एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर ऑफ एलएलपी मींस क्या होता है? इंडिविजुअल है तो उसका रेसिडेंशियल एड्रेस जो आधार पैन में लिखा होगा वो, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, वहां पे हम बात कर रही है, हम कहाँ से मिल जाएगा? मास्टर डेटा से आराम से मिल जाएगा। यस और नो?
ओके, सो हियर वी कैन से एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है और द बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। बट अभी हम बात करते हैं ऐसे कौन से बॉडी कॉर्पोरेट में हम इंक्लूड करेंगे लोगों को जो पार्टनर बन सकता है। पहले ब्रॉड टर्म क्या है हमारी, बात सुनो कि एलएलपी में पार्टनर कौन कौन बनेगा। पार्टनर की बात जब कर रहे हैं, पार्टनर का एड्रेस की पहले बात की। एड्रेस कैसे मानेंगे, दो टाइप से एड्रेस कैसे मानेंगे, दो। एक जब इंडिविजुअल की बात हुई तो उसका रेसिडेंशियल, और जब मैं बात करती हूँ बॉडी कॉर्पोरेट की तो उसका कौन सा एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, जो हमको कहाँ से मिल जाएगा, मास्टर डेटा से मिल जाएगा। ओके, आई थिंक मास्टर डेटा कैसे देखते हो पता होना चाहिए, अभी नहीं पता। ओके, मैं हम देख लेंगे मास्टर डेटा कैसे। कोई भी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी का सीन क्या है, कंपनी में डायरेक्टर कौन से, कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल कैसे है, वो एमसीए के वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आई विल शो यू कि हाउ यू कैन चेक एनी काइंड ऑफ कंपनी और एनी काइंड ऑफ एलएलपी का मास्टर डेटा। उसके बाद हम जब ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर, बिकॉज हमने उसका देखा कि एड्रेस कैसे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा जो पार्टनर बन सकता है। मतलब क्या, डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि हमको जानना है कि एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट तो पार्टनर बन सकता है, बट बॉडी का कॉर्पोरेट हम किसको बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा। इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होगा, इंडियन कंपनी, देन फॉरेन कंपनी। एलएलपी जब हमने बात की है तब एलएलपी भी इंडियन का एलएलपी हो सकती है, यस। फॉरेन एलएलपी हो सकती है, यस। ओके, बट एक्सक्लूड किस किस को करेंगे हम, कॉर्पोरेट सोल और कोऑपरेटिव। कॉर्पोरेट सोल मतलब क्या, कॉर्पोरेट सोल मतलब एक टर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं हम, चेंज हुआ नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन प्लस पोजीशन। इसका एग्जांपल दे सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन लिखनी है मुझे तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सीधी आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट में चार चीजें इंक्लूड होगी और दो चीजें एक्सक्लूड होगी। चार चीजें कौन सी, एक तो इंडियन कंपनी, फॉरेन की कंपनी कैन बिकम ऑल्सो पार्टनर इन द इंडियन एलएलपी, इंडियन एलएलपी ऑल्सो कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ द इंडियन एलएलपी, बट फॉरेन एलएलपी कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर ऑफ द इंडियन एलएलपी। आज मैं अगर एलएलपी स्टार्ट करती हूँ इंडिया में तो मेरे को इंडिविजुअल तो आएंगे ही आएंगे, वो तो छोड़ ही दो। बट अगर कॉर्पोरेट की बात कर रही हूँ तो कॉर्पोरेट में चार लोग आ सकते हैं। चार लोग कौन से, एक तो इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी एंड द फॉरेन कंपनी कैन बिकम द पार्टनर ऑफ द एलएलपी इन इंडिया। एंड एक्सक्लूड कौन कौन होगा, एक्सक्लूड होगा एक तो कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेट सोल मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द पर्सन एंड द पोजीशन। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कोई भी हाई लेवल पे पोजीशन हो तो कॉर्पोरेट सोल हम उसको बोलते हैं। एंड सेकेंड इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन अभी यहाँ पे पढ़ लो, वही दिया है। इट मीन्स कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 सब क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2020। ये पता है ना कैसे पढ़ते हैं, क्लॉज सबसेक्शन सेक्शन। पहले एलएलपी आएगी जो एलएलपी रजिस्टर एक्ट में रजिस्टर्ड है। एलएलपी इनकॉर्पोरेट अगर कोई बाहर इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे।
जो कंपनी आउटसाइड द इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आएगा, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो डिफाइन किया है कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिशियल गैजेट में, वो भी नहीं आएगी। यस और नो? सोसाइटी रजिस्टर अंडर एनी लॉ एट द टाइम फोर्स, इंडिविजुअल में इंडिविजुअल में सॉरी, इंडिविजुअल में यस, अभी वो भी देखेंगे हम। फॉरेन इंडिविजुअल का भी क्राइटेरिया है कि कैसे बन सकते हैं। हम यहाँ पे बोलते हैं, मैं अभी अब आपको बता दूं, आपने जो किया है कि आप जो भी पार्टनर करते हो इंडियन या एलएलपी में, तो आपका एक पर्सन ऐसा चाहिए जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बाकी कोई भी आप कहाँ पे भी ले सकते हो। अभी कंपनी एंड इंक्लूड एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट, कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई किया है। कहाँ नोटिफाई करेगा वो? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा। बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग क्या है? ओके ये क्लियर है ना डेफिनेशन कॉर्पोरेट का, क्योंकि इससे केस स्टडी आती है, ये आप स्टार स्टार करके रख दो। बिजनेस, बिजनेस में मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सर्विस और कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफाई एक्सक्लूड, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो फॉर अर्निंग समथिंग, उसको हम बिजनेस बात कर सकते हैं। बट ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है कि हम आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो उसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। बट एनी काइंड ऑफ ट्रेड, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन कैन बी इंक्लूड इन टर्म ऑफ द बिजनेस। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? या आपको सीए। तो सीए का मतलब क्या है? सीए का मतलब सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है एंड हु हैज ऑब्टेन्ड व्हाट, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट। मतलब क्या, आपने सेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 1 के तहत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब क्या बोलते हैं हम, सीओपी ऑब्टेन किया है। सी वंस यू become a CA, you have a two options that go to the employment and start your own practice. When you go for the employment, question number is required. When you opt for the practice, you have to apply for the COP. Well, where you can apply at the section 6 subsection 1 में आप apply करते हो for the COP. ओके, डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, इन्होंने यहाँ पे बोला गया है, आगे आप पढ़ोगे, दैट इट इज मैंडेटरी दैट देयर शुड बी अ टू डेजिग्नेटेड पार्टनर ओवर द एलएलपी। जब मैं बात करती हूँ कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कौन? एनी पार्टनर हु डेजिग्नेटेड एज सच pursuant to section 7, section 7 will be read further। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पे हम अपॉइंट करते हैं अंडर सेक्शन 7, उसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। हिंदी डेफिनेशन है कि नहीं? एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड फॉर अ पर्पज ऑफ सेक्शन 18, ये सब आगे पढ़ना है। इंडियन पार्टनरशिप आउट, एंटिटी का मतलब एंटिटी छोड़ो। फाइनेंशियल ईयर, ओके, दिस हैज टू बी स्टडी। Okay, financial year in a relation to LLP means a period from the first day of April in a year to the 31st day of March of the following year. Okay. However, in case of LLP incorporate after 30 day of September of the year, the financial year may be end on 31st day of the March of the year next of the following year. अभी बात क्या की है? We have to talk about this. बिजनेस का डेफिनेशन भी दिया है यहाँ Sorry? बिजनेस का डेफिनेशन भी दिया है क्योंकि एलएलपी फॉर्म होती है फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस मोटिव अगर आपका नहीं हुआ तो आप एलएलपी फॉर्म ही क्यों करोगे? दैट्स व्हाई दे गिव यू।
ओके उन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर मीन्स मतलब नॉर्मली हम बात करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एलएलपी के केस में भी फाइनेंशियल ईयर कौन सा बात करेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट उन्होंने एक क्लॉज बोला है, अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, तो आपको एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर आपका नेक्स्ट 31 मार्च को एंड नहीं होगा, बट उसके भी बाद 31 मार्च को एंड होगा। अभी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अक्टूबर 2022, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या जाएगा, 15 अक्टूबर से तो स्टार्ट होगा ही होगा ना, 15 अक्टूबर 2022 टू 31 मार्च 2024। क्यों, क्योंकि 23 को इन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दिस इनकॉर्पोरेट आफ्टर 30 सितंबर। और अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है फाइनेंशियल ईयर की, अगर कोई एंटिटी कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर 30 सितंबर, तो यू हैव टू बी, आपका फाइनेंशियल ईयर लंबा जाएगा। ये सर नो। बट और एक बात जो थी टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है यार, किसी पेन इस तरह से बोल रहा है मेरे को। However, the period for which the first account of LLP are prepared shall not exceed 18 month। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना जा सकता है, 18 मंथ। 18 मंथ से ऊपर जा नहीं सकता। और एज पर इनकम टैक्स जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स पढ़े हो, अब तो स्टार्ट नहीं हुआ इनकम टैक्स। हाँ, फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज कितना रहेगा, 1 अप्रैल टू 31। ओके, समझ में आ रहा है ना ये बात जो हमने लिखी है, कि कभी भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड मोर देन 18 मंथ। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 18 मंथ। 18 मंथ कैसे, 12+6, 6 के ऊपर जा नहीं सकते। 18 मंथ मैक्स टू मैक्स, 18 के नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर 18 से ऊपर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, हाँ 18 मंथ वाला आप जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, वहां पे भी होता है। मतलब देयर आर मेनी टर्म्स इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसने वहां पे इसलिए वहां पे बोला है कि फाइनेंशियल ईयर हम कहाँ से लिए हैं, फाइनेंशियल ईयर हमने इनकम टैक्स से लिया। अगर नॉर्मल कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट कहाँ से आया है, इनकम टैक्स से आया है। दैट्स व्हाई दिस इज द कंसेप्ट। 18 मंथ वाला वहां पे भी आप बहुत सारे देखोगे, मतलब इनकम टैक्स खुद में बहुत बड़ी टर्म है। ओके, these are the example we have taken that 15 अक्टूबर 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर 15 अक्टूबर 22 से स्टार्ट होगा, बट 8 कब होगा, 24 से। हाउएवर एलएलपी कैन ऑलवेज मेंटेन इज फर्स्ट अकाउंट फ्रॉम फॉर 15 अक्टूबर टू 31 23, मतलब आपको फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का भी डेटा मेंटेन करना है, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। द पीरियड फॉर विच द फर्स्ट अकाउंट ऑफ एलएलपी आर प्रिपेयर्ड शैल नॉट एक्सीड कितना, 18 मंथ। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम व्हाट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। In keeping with the income tax law, the financial LLP should always be from 1 April to
तो हमने फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट कहाँ से उठाया है, इनकम टैक्स एक्ट से उठाया है। फॉरेन एलएलपी की बात हो रही है। फॉरेन एलएलपी मतलब क्या, एलएलपी विच हैव इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैव प्लेस इन बिजनेस इन इंडिया। सो एलएलपी मींस फॉर्म, इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, बट विच इस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस। एक दुकान भी यहाँ पे डाल दिया इंडिया में तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जो फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है ये एक्ट के तहत, उसको क्या बोलेंगे हम, एलएलपी बोलेंगे। यस और नो। 10th, एलएलपी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, जो दो लोग मिलके लिखित रूप से बनाते हैं। कैसा, लिखित रूप से बनाना। ये क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। यस और नो। ये क्यों ऐसा कर रहा है भाई, कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर से क्लक करना पड़ेगा। ओके, सो एलएलपी पार्टनरशिप अग्रीमेंट मतलब क्या, एनी, इट मींस एनी रिटन अग्रीमेंट बिटवीन whom, partners of the LLP or between the LLP and its partner, determine what it determine, mutual right and the duties of whom, partners, and their what, right and duty in relation, किसके रिलेशन में, LLP के रिलेशन में। अगर ये नहीं हुआ तो फर्स्ट शेड्यूल अप्लीकेबल फॉर ऑल मैटर विच इज नॉट कवर्ड बाय द अग्रीमेंट। अगर ऐसा कोई मैटर है जिसके बारे में आपने अग्रीमेंट में जिक्र नहीं किया है तो वो किसका सहारा लेंगे, हम फर्स्ट शेड्यूल का सहारा लेंगे। विद रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, म्यूचुअल राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर एंड देयर राइट एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द एलएलपी। एलएलपी अग्रीमेंट का मतलब क्या बोला है उन्होंने बेटा, इट इज अ रिटर्न अग्रीमेंट जो डिसाइड करता है व्हाट, right and duties between the partner and right and duties between the partner and the LLP। अगर इन केस में कोई मैटर रिलेटेड अग्रीमेंट में नहीं हो तो हम किसका सहारा लेंगे, फर्स्ट शेड्यूल का। किस बारे में, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द LLP। सीधी सी बात है। नेम, नाम की बात हो रही है। सबसे बड़ा नाम कौन सा है, अगर मैंने पूछा आपको आपका नाम क्या है, आप क्या बताओगे, कृष्णा। अब क्या बात कर रहे हैं, कृष्णा। ओके, तो सिंपल कृष्णा। अब अगर मैं बोलूं कृष्णा तो इट्स ओके ना, आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, मैक्स टू मैक्स इतना। अगर मैं किसी को बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने साउथ के नेम सुने होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हम बात करें, पता है लॉन्गेस्ट नेम वो जो था रील था, पता है आपको, वो आता नहीं क्या यार इसमें, नेट स्लो है। वो धमाल मूवी में का है ना, ये वाला नहीं है यार, धमाल ना। यस, वही कितना जाएगा। टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो नाम बताते नहीं बताते जाएगा। गोवा पहुंच जाएगा। मैं मानव श्रीवास्तव, नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं आदित्य आएगा। श्रीवास्तव आदि आदि एंड यू
मुझे यहाँ पे भी नहीं आ रहा, नहीं तो मैं स्पीकर कनेक्ट कर देती थी। गुड नेम प्लीज। नहीं हो रहा है ना? अयो ऑनलाइन वालों तुमको आवाज आ रही है क्या? हमको गोवा तक छोड़ देते, गोवा गोवा। अयो आओ ना जी, आओ क्यों ना जी। ऑनलाइन वालों तुमको आवाज आ रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर लिफ्ट। कितना टाइम नहीं लगेगा गोवा नहीं पहुंचने नहीं में? नहीं नहीं नहीं। देखो हाँ, नाम हाँ, बताते हाँ, बताते हाँ। गोवा पहुंच जाएगा। अभी बताओ, आवाज नहीं आ रही है? माय सेल्फ मानव श्रीवास्तव। मेरी आवाज तो आ रही है? आदित्य श्रीवास्तव। आदि आदि एंड योर गुड नेम प्लीज। वीडियो को छोड़ दो। अय्यर, आई हियर ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಯ್ಯರ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಪೆರಂಬದೂರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಎಕ್ಕ ಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕ ಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಶ್ರೀಪರವರ್ಧನ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಜಯ ಸೂರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಪರಂಪೀಲ ಪರಮದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ नाम बता रहा है या चेन्नई के टेलीफोन डायरेक्टली पकड़ा है? लक्ष्मण शिवरामकृष्ण। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये माइक की चार्जिंग कर दो, दूसरा माइक। हाँ काय माहिती चार्जिंगला कनेक्ट नव्हतं हवंय याची चार्जिंग संपली त्याला ह्याच्याने बघावं लागतं. इथून बघा खाली स्टार्ट केलं फ्रिक्वेन्सी किती? बघ हेलो ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? आई थॉट आ रही है। ओके भाई मैंने स्टाइलिश का रख दिया, मेरे को उसको तो बचा एक तो वो है। हेलो 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 मोड मध्ये बघ बहुत कुठे गेलं. हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो ओके ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है गाइस वॉइस क्लियर स्क्रीन क्लियर ओके हम कहाँ पे थे नाम सुन रहे थे हम हमारा नाम ये था ये हमारा वीडियो था जो मैं स्क्रीन यहाँ पे दिखा रही हूँ और भाई वॉइस यहाँ से सुनने वाली ಪರಮಪೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕೆ ಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ತ್ರಿಚಿಪಲ್ಲಿ ಯಕ್ಕೆ ಪರಂಪೀಲ ಪೆರಂಬದೂರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ಶ್ರೀಪರವರ್ಧನ ಅಟ್ಟಪಟ್ಟು ಜಯ ಸೂರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ವೆಂಕಟ ರಾಜಶೇಖರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ त्रिचिपल्ली यज्ञ परमपील परमदूर स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर अभी ये अपना नाम बता रहा है और चेन्नई का टेलीफोन डायरेक्टली कर रहा है लक्ष्मण अयो हम थोड़े थे ना जी आपको मुझे छोड़े साले मैं तो मुद्दा है होने का ये बताने का मुद्दा ये है कि आपको अगर कोई नाम पूछे तो आपको ऐसा नाम नहीं बताना है तो आपको प्रॉपर आपका नाम ही बताना है बात समझ में आ रही है ओके तो नेम ऑफ द पार्टनर नेम अगर पूछे तो छिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी ये ना गोपाल अय्यर ना बताते हुए यू हैव टू से योर फर्स्ट नेम मिडल नेम और द लास्ट नेम यस और नो ये ओके सो इन रिलेशन टू पार्टनर विद अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस इफ एन इंडिविजुअल अगर है तो उसका फोर नेम मिडल नेम और द सरनेम अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका कोई भी रजिस्टर्ड नेम जो रजिस्टर्ड नेम कहां से मिलेगा अपने को मास्टर डेटा से मिल जाएगा अब पार्टनर का मीनिंग क्या है पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट अगर आप एलएलपी अग्रीमेंट में पार्टनर हो तो आप पार्टनर हो अगर आप एलएलपी अग्रीमेंट में पार्टनर नहीं हो तो आप पार्टनर नहीं हो रीजनल डायरेक्टर मतलब कौन which is appointed by the central government for the purpose of this act as the case may be जो ये केस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उसको हम रीजनल डायरेक्टर बोलेंगे रजिस्ट्रार का क्या होता है रजिस्ट्रार मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है एज अ रजिस्ट्रार बोल के और एडिशनल रजिस्ट्रार बोल के और जॉइंट रजिस्ट्रार बोल के और डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोल के और असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोल के फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट और द कंपनी एक्ट के तहत एज द केस में भी मतलब उन्होंने क्या बोला है रजिस्टर हुआ या रीजनल डायरेक्टर हुआ इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है कैसे एज अ जो उसका नाम है अब जो रजिस्ट्रार है वो हम कंपनी एक्ट वाला भी रजिस्ट्रार वहां पे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट में उसको ट्रस्ट दिया गया है जब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रार तो यहाँ पे रजिस्ट्रार हो सकता है एडिशनल रजिस्ट्रार हो सकता है जॉइंट रजिस्ट्रार हो सकता है डिप्यूटी रजिस्ट्रार हो सकता है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है कितने रजिस्ट्रार है बच्चा 5 रजिस्ट्रार पहला कौन सा है एडिशनल सेकेंड कौन सा है जॉइंट थर्ड डेप्यूटी एंड नेक्स्ट असिस्टेंट यस और नो ओके देन small LLP. अब this concept have been introduced via the Amendment Act 2021. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है वैसे ही कंपनी का कंसेप्ट कैसा है स्मॉल कंपनी का यहाँ पे अब कैन वी राइट दिस डेफिनेशन अभी मुझे ये बंद करना पड़ेगा फिर से चालू करना पड़ेगा क्योंकि ये अटक रहा है बहुत सारा डेटा हो गया है शायद से इसमें दैट्स व्हाई ये हाँ टैब्स नहीं रे हाँ ओपन है ब्रेक में देखते हैं क्या ओपन है क्या नहीं ओपन है ओके स्मॉल एलएलपी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए विच डज नॉट एक्सीड कितना 25 लाख एंड विच मे बी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड एक्सेप्ट एक्सीडिंग व्हाट 5 करोड़ मतलब 25 लाख टू 5 करोड़ के बीच में अगर आपका कंट्रीब्यूशन है
तो आप क्या बोल सकती हूँ मैं आपको, स्मॉल LLP, बट उसके साथ देयर इज एंड इज अटैच, नॉट अ और इज अटैच। एंड मतलब इसके साथ साथ आपको टर्नओवर का भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जैसे कि कंपनी में बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है। और इस हिसाब से आपको क्या पता चलेगा, टर्नओवर पता चल जाएगा। मोस्टली टर्नओवर किसका होता है, सेल इज इक्वल टू टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग हमने समझा है, ओके। डज नॉट एक्सीड कितना होना चाहिए, 40 लाख, और अप टू द हायर अमाउंट शाल नॉट एक्सीड कितना, 50 करोड़ रुपीज। मतलब टर्नओवर कितना होना चाहिए, 4 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। और कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 25 लाख टू 5, ओके सॉरी 40 लाख, 40 लाख टू कितना, 50 करोड़, यस और नो, ओके। एंड उसके साथ आपको सारी वो भी कंडीशन देनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने बोली है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसके साथ। बट मेन कितना है, कंट्रीब्यूशन एंड द टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन कितना, 25 लाख टू 5 करोड़ एंड 40 लाख टू एक्सीडिंग 5 करोड़ ना, डज नॉट एक्सीड ना, the contribution of which does not exceed 25 lakh to 5 crore ना, वो 25 लाख से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बट कितना बढ़ा सकते हैं, वो 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अप टू 25 लाख, और वो बढ़ा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, दैट इज अ 5 करोड़। दिस इज आवर वांटेड, ओके, गॉट इट ना। सो कंट्रीब्यूशन कैन बी 25 लाख टू 5 करोड़। मतलब क्या, 5 करोड़ इज अ मिनिमम, जैसे हम बोलते हैं 25 करोड़ टू 5 करोड़, दैट इज अ गवर्नमेंट कैन एक्सटेंडिंग टू 25 लाख टू 5 करोड़, बट इट इज इनिशियली 25 लाख तक होना चाहिए और उसके अंदर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको स्मॉल LLP। एंड सेम एप्लीकेबल विद द टर्नओवर। टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, 40 लाख, और उसका एक्सिट करके कितना एक्सिट कर सकते हैं आप, 50 करोड़। मतलब क्या, दो लिमिट आपको याद रखनी है, 25 लाख एंड 40 लाख। उसके अंदर अगर है तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल LLP बोलोगे। उसके साथ आपको वो भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो भी बाकी दी गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक वर्ड में अगर बोला जाए तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 25 लाख, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 40 लाख। कब होना चाहिए, इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर। अगर फर्स्ट ईयर आपका प्रीसीडिंग है, इट कैन बिकम 18 मंथ ऑफ द पीरियड यू कैन कंसिडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर टर्नओवर। और बाकी कोई भी कंडीशन ऐसे भी कोई दी गई है तो वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और ये कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर इज एंड नॉट द और। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कौन होता है, ऐसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो बना गया है अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे कंपनी एक्ट में जो ट्रिब्यूनल बना गया है उसको ही पावर दी गई है कि आप LLP से रिगार्डिंग भी केस हैंडल कर सकते हो, यस और नो। ओके, दीज आर द 16 वेरी मच डेफिनेशन, जिसमें 1, 2, 3 डेफिनेशन आर द यूजफुल। फर्स्ट इज अ स्मॉल LLP, फाइनेंशियल ईयर एंड द बॉडी कॉर्पोरेट। दिस 3 डेफिनेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द पूरा सोलर डेफिनेशन में का। ठीक है, हमने क्या बात की थी, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग इंक्लूड होते हैं, 2 लोग एक्सक्लूड होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी फाइनेंशियल ईयर। यूजुअली हमने इनकम टैक्स वाला फाइनेंशियल ईयर लिया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट अगर कोई LLP है जो बनती है 30 सितंबर के बाद तो इट कैन बी मोर देन 18 मंथ। फिर हमने बात की थी दैट इज स्मॉल LLP, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 25 लाख, टर्नओवर होना चाहिए 40 लाख, और कोई कंडीशन हुआ तो वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर में और बिल्कुल भी नहीं है, इट इज अ एंड, इट मींस यू हैव टू कंसीडर बोथ द कंडीशन, यस और नो। ओके, ट्रिब्यूनल मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे बना गया है कंपनी एक्ट के तहत। कंपनी एक्ट के तहत अगर कभी भी आता है तो 408 याद ही रखना। अगर आपको पता हो 410 इट इज फॉर अ नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कभी भी अगर बहुत अच्छा सेक्शन लिखने की बारी है तो 408 चिपका लेना, 410 चिपका देना। मतलब मैं तो ऐसा कर लेती थी भाई। देयर आर सम सेक्शन जिसका टर्म आने ही वाला है, आप पूरा लॉ का एग्जाम लो, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आपको एनसीएलटी का बारे में बात नहीं करना है। एनसीएलटी एज पर मेंशन इन सेक्शन नंबर 408 ऑफ द कंपनी एक्ट 2000, और उसको हाईलाइट करके रखने का, वो हाईलाइट वाला पर्सन पढ़ता है और खुश हो जाता है। बाकी आपको आता है नहीं आता है
कोई दिक्कत वाली बात नहीं. नोट, अब नोट क्या बोली है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 वर्ड एंड द एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट शैल हैव अ मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट. मतलब कोई ऐसी कोई टर्म है, ऐसे कोई वर्ड है जिसको आपको एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये एक्ट नया है. तो आप उसका सहारा किससे ले सकते हो? कंपनी एक्ट से उस वर्ड का मीनिंग ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं किया है तो हमको किसका लेना पड़ेगा? कंपनी एक्ट का लेना पड़ेगा. नॉन अप्लीकेबिलिटी, किसके नॉन अप्लीकेबल हो गए? पार्टनरशिप को ही अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. मतलब अगर कोई टर्म है जिसके बारे में हमको पता नहीं, तो क्या हम पार्टनरशिप एक्ट का सहारा ले सकते हैं? नहीं. बट हम किसका सहारा ले सकते हैं? कंपनी एक्ट का सहारा ले सकते हैं. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट shall not apply to whom? LLP. एज पर सेक्शन 4. सेक्शन 4 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे. बट सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर कोई वर्ड में, कोई टर्म में आपको हिचकिचाहट है, आपको समझ नहीं आ रहा है ये वर्ड क्या बोल रहा है, तो आप किसका सहारा ले सकते हो? कंपनी एक्ट 2030 का. ये कौन बोलता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 बोलता है. एंड सेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर आपको कोई सहारा चाहिए तो आप पार्टनरशिप के पास अपना मुंह उठा के नहीं जा सकते, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू यू. यस और नो? ये कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 4 बोलता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द सेम, आपको फाउंडेशन में थे. So we can quickly go with the characteristics and we get the break over there. Okay, first is the LLP is a body corporate. LLP क्या है? Body corporate. क्या ये अपने को अब तक पता नहीं था? बिल्कुल पता था. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता है? एलएलपी एक्ट क्या? एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, जो बनी है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के तहत. सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रोवाइड. एलएलपी क्या है? लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. ये अलग है किससे? अपने पार्टनर से. जैसे कंपनी अलग थी किससे? अपने मेंबर से. एंड शैल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब जैसे कि शेयर होल्डर आएंगे, शेयर होल्डर जाएंगे, कंपनी वैसी है वैसी ही रहेगी. क्या वो मरेगी? नहीं मरेगी. तो सेम अप्लीकेबल विद द एलएलपी. पार्टनर आएंगे, पार्टनर जाएंगे, कंपनी बनी रहेगी. कब तक? जब तक जहां है तब तक कंपनी बनी रहेगी. Therefore, any change in the partners of a LLP shall not affect the existence. अगर पार्टनर्स में कोई भी चेंज आता है, ये LLP के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे रिलायंस कल अंबानी जी रहे नहीं रहे, क्या रिलायंस पे रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा. सेम टाटा में क्या फर्क पड़ा? क्या नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि वो क्या थी? सेपरेट लीगल एंटिटी थी. और एलएलपी जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द एलएलपी एक्ट, तो भी पार्टनर आएंगे, पार्टनर जाएंगे, एलएलपी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. फिर परपेचुअल सक्सेशन मतलब LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन. पार्टनर में कोई भी आएंगे जाएंगे, पार्टनर्स के LLP की कोई भी दिक्कत नहीं होगी. पार्टनर मर गए, पार्टनर पागल हो गए, पार्टनर रिटायर हो गए, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए. इंसॉल्वेंट मतलब लाइबिलिटीज आर द मोर देन द असेट्स. तो इसका कोई भी इंपैक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ेगा? एलएलपी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एलएलपी इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, इसके वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है और वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे भी ले सकती है. देन थर्ड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कौन बोलता है? ये सेक्शन 3 बोलता है एलएलपी एक्ट का कि एलएलपी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है एक एक्ट की तरह. जो लीगल एंटिटी है सेपरेट है किससे? अपने पार्टनर से. और एलएलपी लायबल है फुल एक्सटेंट तक किसके लिए? अपने एसेट जितने उसके लिए. बट पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है. कितना लिमिटेड है? जितना उसने कंट्रीब्यूशन अग्री किया है टू द एलएलपी उतना उसका लिमिटेड है. सो इन अदर वर्ड क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी अलोन. मतलब एलएलपी के अगर कोई क्रेडिटर है तो एलएलपी के ही क्रेडिटर है. क्या वो पार्टनर के क्रेडिटर है? क्या नहीं. पार्टनर का और क्रेडिटर का कोई भी पर्सनल संबंध नहीं है. देन फोर्थ इज द म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है? नहीं. पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द LLP but not a inter. So no partner is liable on account of the independent or unauthorized action of other partner. अगर कोई पार्टनर ने ऐसा कोई एक्शन किया है जो
इंडिपेंडेंट है, जो नो ऑथराइज में भी नहीं है, तो उस एक्शन के लिए वो पार्टनर खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ना कि दूसरा कोई भी पार्टनर. Thus, the individual partner are shielded from what? Joint liability created by the another. मतलब क्या? एक पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर शील्ड लेता है किससे? जॉइंट पार्टनर्स के ऊपर. सो पार्टनर्स wrongful business decision or a misconduct in other, but all partner will be the agent of the LLP alone and no partner can bind other partner by his act. मतलब क्या? एक पार्टनर अपने एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर को लाइबल नहीं रख सकता. क्यों? क्योंकि वो शील्ड लेगा. किसका शील्ड लेगा? LLP का. क्योंकि उसके हर एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? LLP विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो हियर वी कैन कंसिडर कि एक्ट के लिए LLP पार्टनर विल नॉट लाइबल. मैंने कुछ गलत किया तो उसकी वजह से मेरा दूसरा पार्टनर जॉइंटली लाइबल नहीं रहेगा. मेरे एक्ट के लिए मैं ही लाइबल रहेगा. किसके लिए लाइबल रहूंगा मैं? LLP को लाइबल रहूंगा. यस और नो. और उधर बात किया ऑथराइज्ड एक्शन. ऑथराइज मतलब LLP ने जो काम मुझे बोला है. फॉर एग्जाम्पल मैं LLP हूं और आप मेरे पार्टनर है. मैंने आपको बोला कि भाई जा मेरे लिए मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस लेके आ. दिस इज अ ऑथराइज एक्शन विच आई गिव यू द ऑथोरिटी टू डू दिस. अब आपको क्या करना है? आपको जाना है और मेरे लिए गाड़ी का इंश्योरेंस लेके आना है. बट यू आर अ वेरी मच कंसिडर अबाउट मी. आप मेरी बहुत फिक्र करते हैं. दैट्स वाई व्हाट यू चूज. भाई मैम का गाड़ी का इंश्योरेंस के साथ साथ मैं मैम का लाइफ इंश्योरेंस भी लेता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है. तो व्हाट यू थिंक ऑन योर प्रोस्पेरिटी कि भाई गाड़ी के साथ साथ मैं मैम का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता हूँ. बट हेल्थ इंश्योरेंस लेना, द एक्शन विच यू हैव टेक, क्या मैंने आपको ऑथराइज किया है? नहीं. यू हैव डिड दैट एक्शन अनऑथराइजली. लिसन नो. सो इट्स ऑन मी. जो आपने एक्ट किया है मैं सोचूंगी भाई इसने मेरा भला सोचते हुए किया है. आई कैन रेटिफाई दैट एक्ट एंड टेक दिस लाइबिलिटी ऑन माई हेड. बट बिसाइड दैट अगर मैंने बोला तो मैं आपको ऐसे भी बोल सकती हूँ किसने बोला था आपको करने के लिए? Yes or no? So I can do that also. तो मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई एक्ट आप ऐसे करते हो जिसके लिए LLP में आपको ऑथराइज नहीं किया है तो आप भी प्रोटेक्टिव शील्ड ले सकते हो. बट इट्स डिपेंड अपॉन द LLP. बट क्या उसके लिए आप दूसरे पार्टनर को लाइबल कर सकते हो? क्या नहीं लाइबल कर सकते हो? देन नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी. समझा? दीज आर द सेम थिंग विच यू हैव फाउंडेशन में पढ़ा है. दैट्स व्हाई वी आर इन फ्रीडम. देन LLP अग्रीमेंट. LLP अग्रीमेंट में बात की गई है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर विद इन द LLP विच आर गवर्न by an agreement between the partner. The LLP Act 2008 provide what? Flexibility in the partner to divide agreement as per their choice. In absence of such agreement, mutual right governed by Schedule 1. क्या ये मुझे बढ़ाने की जरूरत है? नहीं. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे कि एक नेचुरल पर्सन होता है वैसे ही एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. एंड LLP इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज ये लीगली तरीके से जन्म लेता है. because it is created legal process and a cloth of all right of a individual. because ये legal process की तरह create होता है और उसके cloth कपड़े कौन से होते हैं उसके जो भी individual के पास right होते हैं उससे ही वो cover होता है. ये सब कुछ कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है एक्सेप्ट कुछ काम वो नहीं कर सकता. जैसे उसको हम जेल में नहीं भेज सकते, जैसे वो शपथ नहीं ले सकता, जैसे वो शादी नहीं कर सकता तो वो डिवोर्स भी नहीं ले सकता. अदर बाकी जैसे प्रोफेशनल लोग काम कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल जैसे CA और मेडिसिन की स्टडी और प्रैक्टिस नहीं कर सकता. ये एक इनविजिबल है बट इंटेंजिबल है, इमोर्टल है, बट ये डिसॉल्व हो सकता है. कैसे? लॉ की तरह. जैसे वो लॉ की तरह जन्म लेता है वैसे लॉ की तरह वो मरता भी है. बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको फिक्टिशियस नहीं, बट स्टिल इट इज नॉट अ फिक्टिशियस बिकॉज ये लॉ की तरह के लॉ की नजरों में जिंदा पर्सन है. दो हमको वो दिखता नहीं है, वो मिस्टर इंडिया है, बट स्टिल लॉ उसको देख पाता है. हम एक आम इंसान उसको नहीं देख पाता बट लॉ उसको देख पाता है, इसलिए हम उसको नॉट अ फिक्टिशियस बोल सकते हैं बिकॉज वो रियली क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. वो जादू है तो जादू रहेगा. यस और नो? वो सिर्फ ऋतिक रोशन को दिखेगा, अपने को दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. कॉमन सील बोले तो ठप्पा. सो LLP बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर. देखो LLP एक फिक्टिशियल पर्सन है, वो खुद से जाके साइन नहीं मारेगी, उसके लिए साइन क्या होगी? उसकी थप्पा होगी. अब जब वो थप्पा मारा जाएगा तो वो किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर के सामने मारा जाएगा और थप्पे के ऊपर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की सिग्नेचर ली जाएगी. और उसके बाद हम बोलते हैं कि LLP को कॉमन सील होना इज अ मैंडेटरी. तो हम बोलते हैं कि LLP में
इट इज नॉट मैंडेटरी बट LLP मे हैव व्हाट कॉमन सील। और ये डिसाइड कौन करेगा, एक करेगी कि 10 करेगी कॉमन सील? डेजिग्नेटेड पार्टनर विल डिसाइड, एक चाहिए 10 चाहिए या कंपनी को चाहिए ही नहीं। Thus, it is not mandatory for LLP to have a कॉमन सील। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी, ये किसी एक पर्सन के ऑफिशियल के अंडर रहेगी। और जो अगर आपको लगाना है वो थप्पा, तो आपको प्रेजेंस ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के प्रेजेंट में थप्पा लगाना पड़ेगा और उसके साथ उनका ऑटोग्राफ भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए के ऑफिस में आर्टिकलशिप में जाते हो, देयर इज आपकी LLP हो, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो आपको LLP का स्टैंप मारना होता है। वो मोस्टली ऑफिस बॉय के ताबे में होता है, तो आप वो स्टैंप मारोगे और आपके पार्टनर के, डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर लेते हो। दिस इज द कॉमन सील यू विल affixed on the document. Then limited liability, भाई उसके ऊपर मैं क्या बोलूं? Every partner of LLP is a purpose of a business of a LLP, the agent of the LLP. कोई भी काम के लिए पार्टनर क्या है? एजेंट है। मतलब क्या? एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन कैसा है कि कोई भी एक्ट ऑफ द एजेंट, प्रिंसिपल विल बी द हेल्ड लाइबल। वैसे ही पार्टनर के एक्ट के लिए कौन लाइबल है? LLP। सो बट नॉट द अदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर क्या, मैंने कुछ काम किया तो LLP विल लाइबल, पर दूसरा पार्टनर लाइबल हो गया क्या? नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड contribution. Such contribution may be tangible, intangible nature of both. Intangible मतलब क्या होगा? नो हाउ मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके पास पैसा है, मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आई विल गिव माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यू कैन गिव योर मनी, वी कैन टाई ओवर द LLP। कैन वी डू सो? यस। सो आई एम contributing in the way of intangible asset which is known as a intellectual property. Okay. एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। द प्रोफेशनल लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर एंड अकाउंटेंट प्रोफेशनल आर अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस ड्यू टू व्हाट? अनलिमिटेड liability. Hence the LLP Act provide an avenue of this professional to enter into the LLP firm which restrict their liability to the agreed amount and encourage professional to form a LLP. पहले लोग बिजनेस फॉर्म नहीं कर सकते थे बिकॉज उनको डर लगता था। किसके लिए डर लगता था? भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी, बट ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के उनका जो डर था वो अब कंट्रोल में आ गया है। क्यों? क्योंकि अब वो उतना ही लाइबिलिटी शेयर कर सकते हैं जितना वो चाहते हैं, इतनी मेरी औकात है उतना ही वो शेयर कर पाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं कि LLP अपने हिसाब से अपना बिजनेस कैसे भी चाहे तो वो मैनेज कर सकते हैं, बस उसको लीगल कंप्लायंस करने पड़ेंगे। हम बात करते हैं कि LLP में पार्टनर्स भी होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दे हैव मैंडेटरी 2 DP आर शुड बी देयर, बट उसके साथ बाकी के सारे पार्टनर क्या हो सकते हैं? ओनली पार्टनर हो सकते हैं। बट लीगल कंप्लायंसेस के लिए ओनली DP विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वहीं पे दिया है उन्होंने कि पार्टनर्स इन द LLP आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द LLP बट ओनली द DP आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। प्रॉफिट, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका लॉफुल बिजनेस तो होना चाहिए, बट उसका एम क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट। क्या आप लॉस करने के लिए बिजनेस कर सकते हो? नहीं। क्या आप सोशल सर्विस के लिए बिजनेस कर सकते हो? नहीं। द बिजनेस शुड बी द लॉफुल प्लस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। LLP कैन नॉट बी फॉर्म विद अ चैरिटेबल और अ नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर आप कुछ अच्छी बुरी हरकतें करते हो तो वो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? एक कंपोनेंट अथॉरिटी को वो अपॉइंट करेगी टू इन्वेस्टिगेट आप में क्या खुराफाती चीजें की है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट मतलब क्या मर्जर इसमें हो सकता है, अमलगमीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 2 कंपनी मिलके एक कंपनी फॉर्म कर सकती है, वैसे 2 LLP मिलके एक कंपनी फॉर्म कर सकती है। कन्वर्जन, क्या हमने देखा कन्वर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ई फाइलिंग कहाँ पे होगी? ये वेबसाइट पे ई फाइलिंग होगी। कैसे होगी? पूरा इलेक्ट्रॉनिक होगी, क्योंकि अभी हम जाके डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकते। सारा कुछ होता है किससे होता है? MCA के पोर्टल से होगा। यस और नो? देन फॉरेन LLP का केस क्या था? फॉरेन LLP मतलब ऐसी LLP जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन LLP बोलेंगे। यस और नो? दीज आर द 14 कैरेक्टरिस्टिक्स, यस और नो, ऑफ द LLP जो कि हमने
सीए फाउंडेशन में एज इट इज पढ़े हैं, यस और नो? ओके, सो दीज आर द सम काइंड ऑफ रिविजन. अब इसके बाद वी आर गोइंग अहेड विद द एडवांटेज फर्स्ट विच आर वेरी इजी एंड वी हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन. और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेक्शन विच हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन नंबर 5 बिकॉज 3 4 1 2 3 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. 4 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या है वो है, बट ब्लागा थिंग. बट सेक्शन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली यहां से जर्नी स्टार्ट होती है आपकी नई एज ए LLP एक्ट 2008. ओके, विथ अ स्मॉल ब्रेक 20-30 मिनट का ब्रेक लेते हैं. उसके बाद वी विल कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट. यस और नो? ओके, तब तक के लिए बाय बाय.